बच्चों आपने पीरियोडिक मोशन का नाम तो सुना ही होगा। जब भी कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल में एक सर्टेन सेक्शन ऑफ मोशन को रिपीट करता है तो हम कहते हैं कि उसका मोशन पीरियोडिक है, और जितने टाइम के बाद वो अपने मोशन को रिपीट करता है हम उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और बच्चों टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। नहीं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने अर्थ को ले लें जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ को टाइम लगता है 1 साल का, 1 ईयर का। यानी कि अर्थ के रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है, अराउंड 365 डेज। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ हर 1 साल बाद सन के रेस्पेक्ट में वही पहुंच जाता है जहां वो 1 साल पहले था, नहीं, और फिर अपने मोशन को रिपीट करता है। लेकिन बच्चों आप ये भी जानते होंगे कि अर्थ रिवोल्यूशन के साथ साथ अपने एक्सिस पर रोटेट भी करते रहता है ना, और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है, तो ऑब्वियसली 1 दिन है ना, 1 डे यानी कि 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का, क्योंकि इसके बारे में हमको हमारे सिलेबस में खूब पढ़ना है ना। तो अगर हम इसको यहाँ से छोड़े ना, तो देखिए फिर वापस आ गया, जाके फिर वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं ये भी पीरियोडिक मोशन कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। ये देखें, आया और फिर इसी मोशन को रिपीट करेगा ये। तो ये दूसरा चक्कर था, ये तीसरा चक्कर, ये चौथा चक्कर। बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। घड़ी की जितनी भी सुइयाँ होती हैं सारी की सारी पीरियोडिक मोशन करती हैं। सेकंड वाली सुई जो है वो 1 मिनट में 1 चक्कर कंप्लीट करती है, तो उसका टाइम पीरियड 1 मिनट का है। मिनट वाली जो सुई है वो 1 घंटे में 1 चक्कर कंप्लीट करती है, उसका टाइम पीरियड 1 आवर्स का है, 1 आवर का है। और जो घंटे वाली सुई है, जो सबसे छोटी सुई होती है, वो 12 घंटे में 1 चक्कर कंप्लीट करती है, तो हम कह सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड 12 आवर्स का है। क्लियर है बच्चों? चलिए, एक और बहुत फेमस फिजिकल क्वांटिटी है जो पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड है, वो है फ्रीक्वेंसी, है ना। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का नाम तो खैर आपने सुना ही होगा। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, है ना। अगर इसको हिंदी में लिखे तो हम ऐसे न्यू लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है ना बच्चों कि ये जो न्यू है ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है और ये इंग्लिश के वी से बहुत मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा मतलब इसको स्टाइलिश बना दिया जाता है, ऐसा कूबर्ड निकाल दिया जाता है इसका। लेकिन एग्जैक्टली देखें ना तो वो वी से बहुत मिलता जुलता है। यानी वी और न्यू अगर एक साथ लिखा रहेगा तो आप पहचान नहीं सकते हैं कौन वी है और कौन न्यू है ना। तो इसीलिए कुछ लोग ना इसको एफ से भी दिखा देते हैं फ्रीक्वेंसी को, और कुछ लोग इसको एन से भी दिखा देते हैं। तो ये सब भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड नोटेशन न्यू ही होता है, ठीक है। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ मोशन पर यूनिट टाइम। अब हमारे लिए यूनिट टाइम जो होता है वो 1 सेकंड होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कोई पार्टिकल अपने मोशन को जितनी बार रिपीट करेगा, नहीं, उसी नंबर को हम कहते हैं उसके मोशन की फ्रीक्वेंसी है वो। बात समझ आई? तो चलिए हम एक काम करते हैं, यूनिटरी मेथड से थोड़ा इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझको बताएं कि टी सेकंड में, टी का मतलब टाइम पीरियड हो गया, तो टाइम पीरियड सेकंड में पार्टिकल मोशन को कितनी बार रिपीट करता है? तो 1 बार। अरे एक टाइम पीरियड में एक ही बार रिपीट करेगा ना, तो टी सेकंड में 1 बार, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट करेगा? तो 1/t बार। और बच्चों 1 सेकंड में मोशन को जितनी बार रिपीट किया जाता है उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। बस आपको ये याद रखना है, ये डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, और खूब यूज होगा ये फिजिक्स में, नहीं आगे चल कर 12th में आपको खूब मिलता है ये। अच्छा, अगर हम यूनिट की बात करें ना, तो इसका जो SI यूनिट होगा ऑब्वियसली वो सेकेंड होगा, क्योंकि टाइम है ये। और इसका जो SI यूनिट होगा ऑब्वियसली वो 1/सेकेंड होगा, और इसी को हम प्यार से हर्ट्ज कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। सही है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है ना, जिसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, जिसमें पार्टिकल का जो मोशन होता है वो आगे पीछे वाला होता है, ठीक है। और आगे पीछे को हम टू एंड फ्रो भी कहते हैं, टू एंड फ्रो, इसको बैक एंड फोर्थ भी कहा जाता है ना। तो बच्चों क्या है ना कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, इसका मोशन, इसका जो पीरियोडिक मोशन है हम इसको ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, ठीक है। ऑसिलेशन भी कह सकते हैं हम इसको। लेकिन ये जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा था
सन के अराउंड, क्या हम इसको ऑसिलेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि अर्थ हमेशा आगे ही बढ़ते जा रहा है, वो कभी पीछे नहीं आ रहा है। हाँ, अर्थ अगर ऐसे जाके फिर वापस आता, फिर ऐसे जाता, फिर वापस आता, ऐसे जाता वापस आता, नहीं तो हम इसको भी ऑसिलेशन कह सकते थे। लेकिन अर्थ का जो मोशन है वो पीरियोडिक तो है, लेकिन ऑसिलेशन नहीं है। बात समझ आई? चलिए, अब एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। और फिजिक्स की दुनिया में इसको प्यार से हम कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। तो याद रखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक टाइप का ऑसिलेशन ही है, नहीं, लेकिन ये स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है। यानी सारे ऑसिलेशंस SHM नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के ऑसिलेशंस ही SHM होते हैं, ठीक है। और इस पे तो आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो चलिए हम इसको रिवाइज कर लें, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कम से कम इतना SHM आपको बता दूंगा कि 12th क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो अगर मुझ पर भरोसा हो तो क्या अब हम आगे बढ़ जाएँ? चलिए देखते हैं कि SHM के कंडीशंस क्या क्या हैं, यानी किन कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो ऑसिलेशन है वो SHM भी है। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, है ना, ताकि ये पता चले कि SHM किन तरीके की चीज़ों का होता है। तो उसके लिए हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम लिया, एक ऐसा स्प्रिंग जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है K। ये K जो है वो है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको एक और नाम से जानते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको, है ना। और स्टिफनेस का लिटरल मीनिंग होता है कड़ापन, कठोरता। यानी जो स्प्रिंग जितना ज़्यादा टाइट होगा, जितना ज़्यादा कड़ा होगा, उसके K की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है, और जो स्प्रिंग जितना ज़्यादा ढीला होगा उसके K की वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे मेरे हाथ में अभी फिलहाल ये स्प्रिंग है, काफ़ी ढीला है, तो इसके K की वैल्यू कम होगी। अगर ये कड़ा होता तो K की वैल्यू ज़्यादा होती। अब बच्चों ये जो स्प्रिंग है ना, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ होने का मतलब है कि ना ही मैंने इस स्प्रिंग को इलोंगेट किया है यानी खींचा है, और ना ही मैंने इसको कॉम्प्रेस्ड किया है यानी कि दबाया है। बात समझ रहे हैं? यानी सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, बस मैंने स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच करके और बस छोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। तो आप बताएं, क्या ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा? तो जी नहीं। स्प्रिंग ब्लॉक पे तभी फोर्स एक्सर्ट करेगा जब या तो आप इसको इलोंगेट करें या फिर आप इसको कॉम्प्रेस्ड करें। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो फिलहाल की सिचुएशन में देखा जाए तो इस पर नेट फोर्स की वैल्यू है 0, और जब भी नेट फोर्स 0 होता है वो सिचुएशन होता है इक्विलिब्रियम का, यानी ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम में है। और चलिए हम इसको कह देते हैं x = 0, ठीक है बच्चों। हम थोड़ा सा ये देख लें कि किसी भी स्प्रिंग को आप इलोंगेट या फिर कॉम्प्रेस्ड करते हैं तो वो स्प्रिंग उस ब्लॉक पे, बात समझ रहे हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पहले चलिए हम उसको समझ लेते हैं। अभी फिलहाल ये x = 0 वाला सिचुएशन है, ठीक है। हमने ना, ठीक है बच्चों, दिख रहा है? चलिए हम स्प्रिंग का इतना बड़ा हिस्सा लेते हैं, इतना बड़ा हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और ये है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, चौक से चलिए मैंने इसको मार्क कर दिया। अब हम इसको इलोंगेट करते हैं, नहीं बच्चों, इलोंगेट किया हमने। आप बताएं तो ये स्प्रिंग अब उस ब्लॉक पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर स्प्रिंग जो है उस ब्लॉक को खींचेगा अपनी तरफ। क्यों खींचेगा? ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ला सके। नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो इक्विलिब्रियम था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, है ना। तो जैसे ही छोड़ेंगे, देखे सही बात है, ये ब्लॉक वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो इलोंगेटेड स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक को खींचता है, नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसको कॉम्प्रेस करते हैं, इसको हमने दबाया। अब बताएं तो ये स्प्रिंग उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? जल्दी। तो ये अब उस ब्लॉक को धक्का दे रहा होगा ताकि वापस से उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जा सके, नहीं। और जैसे ही देखे छोड़ेंगे क्या होगा? वो ब्लॉक उधर की तरफ भागेगा, नहीं। देखो भाग के फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, सही है। तो बच्चों एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको इलोंगेट करते हैं यानी कि x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा, इलोंगेटेड स्प्रिंग है ना बच्चों, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी स्प्रिंग इसको खींचेगा, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर हम इसको दबाते हैं, ठीक है, इसको हम कॉम्प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग भी कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग जो है अब इसको धक्का देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर आपने इधर कराया है, नहीं, स्प्रिंग फोर्स जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि अगर हमने इसको यहाँ ला के छोड़ दिया तो क्या होगा। छोड़ दिया तो क्या होगा बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं कि ये x = आपका a है, बात समझ रहे हैं। x = a पे ला के आपने इसको छोड़ दिया, तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि स्प्रिंग इलोंगेटेड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा।
अब इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी तो आएगा है, और एक्सेलरेशन की वजह से अब इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। जब आप छोड़ेंगे उस समय तो इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन इस एक्सेलरेशन की वजह से तो वेलोसिटी आएगी ना। जैसे इस चौक को अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो छोड़ते समय इसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन आप देखिए जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा था इसके पास वेलोसिटी थी, ठीक है। और बच्चों ये जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी ना इसके पास, थोड़ी देर के बाद इसके पास वेलोसिटी जो आएगी है ना, वो वेलोसिटी लगातार बढ़ भी रही होगी, सही है, लगातार बढ़ रही होगी। 0 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, मान ले कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर और फोर्स का भी डायरेक्शन इधर, और हम जानते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड बढ़ता है, और ये मैंने आपको खूब डिटेल में बताया है, याद है आपको? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे होता है। तो वेलोसिटी फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि बच्चों जब तक स्प्रिंग इलोंगेटेड रहेगा ना तब तक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, यानी स्प्रिंग यहाँ भी फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग यहाँ भी फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग यहाँ भी फोर्स लगाएगा, तो फोर्स वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इसीलिए इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है ना बच्चों। तो अभी और बढ़ने वाली है, अभी और आगे जाएगा तो 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, मान ले यहाँ पहुँचा 10 मीटर पर सेकंड हो गया। नहीं, एग्जाम्पल के लिए हम इसको ले लेते हैं कि जब वापस से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? अब आप बताएं, ये स्प्रिंग अब इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ चुका है, अब ये इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, अभी इस पर नेट फोर्स 0 है ना, लेकिन इसके पास वेलोसिटी है। और बच्चों किसी चीज़ के पास वेलोसिटी हो तो उसको रोकने के लिए भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे तो उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो ये रुकेगा थोड़े, ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ेगा ना बच्चों, जैसे ही मान लें कि थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, ठीक है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, तो अब फोर्स लगने लगेगा इस डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर, मान लेते हैं कि कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बच्चों। वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर, फोर्स का डायरेक्शन है इधर, तो वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, तो इसीलिए स्पीड कम होकर हो जाएगी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी भी स्पीड कुछ है, यानी कि अभी थोड़ा और ये आगे बढ़ेगा नहीं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होगी। और स्पीड कम होने की वजह वही है कि वेलोसिटी और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। बात समझ रहे हैं? तो अभी और स्पीड कम होगी, कम होते 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 बच्चों एकदम आइडियल सिचुएशन लेना, तो x = -a पे आके इसकी वेलोसिटी हो जाने वाली है कितनी? तो 0। बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है, यहीं पे रह जाएगा क्या? यहीं पे रह जाएगा? जी नहीं, अब ये फिर भागेगा उधर, क्योंकि स्प्रिंग धक्का दे रहा है ना, स्प्रिंग अभी भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उधर की तरफ भागेगा। अब जब उधर भागेगा बच्चों तो स्प्रिंग फोर्स भी उधर और वेलोसिटी भी उधर, तो फिर से स्पीड बढ़नी शुरू होगी इसकी। तो 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, रुकेगा थोड़े, फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब अब आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी तो इधर है, क्योंकि जा इधर रहा है, और फोर्स लगने लगेगा इधर। अब बात समझ रहे हैं? फोर्स लगने लगेगा इधर, यानी कि फिर से इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, तो 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड, फिर 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ के रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन रुकेगा तो क्या रुका ही रहेगा? नहीं, फिर ये इधर की तरफ आएगा, और इस तरीके से देखें तो ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहेगा। तो ये ऑसिलेशन तो है, इतना तो आपने समझ लिया। लेकिन बच्चों इस सिचुएशन में ना ये SHM भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि आखिर ये कौन से कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था, स्प्रिंग वाला ये जो सिस्टम है वो कौन से कंडीशंस को फुलफिल कर रहा था कि हम इसको SHM कह रहे थे, है ना। उसके लिए चलिए एक बार फिर से हम इसको रीड्रॉ करते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका स्प्रिंग, है ना, और ठीक है, स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और इसका मास चलिए हम M मान लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला कंडीशन है SHM का, वो कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब बच्चों फोर्स एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो सेम ही होता है नहीं, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट टू, शुड ऑलवेज बी ऑपोजिट, ऑलवेज भी लगा सकते हैं हम, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं बच्चों? और डिस्प्लेसमेंट को चलिए हम x से दिखा लेते हैं, नहीं, डिस्प्लेसमेंट को हम x से दिखा लेते हैं। तो क्या है कि SHM के केस में फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होना चाहिए। तो बच्चों चलिए ना, हमने पहले से यहाँ ड्रॉ करके रखा है, यहीं पे हम समझ लेते हैं
कि कैसे ये वाला जो सिचुएशन है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, आपने देखा कि जब आप डिस्प्लेसमेंट इधर करते थे तो फोर्स इधर लग रहा था, और बच्चों फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन भी इधर, नहीं? तो जब आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे थे राइट वर्ड तो इस पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट वर्ड, एक्सेलरेशन भी आ रहा है लेफ्ट वर्ड। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट है? चलिए अब हम इसको थोड़ा कॉम्प्रेस करके देखते हैं। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं लेफ्ट वर्ड तो फोर्स और एक्सेलरेशन लग रहा है राइट वर्ड, है ना? तो किसी भी सिचुएशन में आप देखेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हमेशा देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यानी कि ये वाला सिचुएशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन अभी एक और कंडीशन बचा हुआ है। ठीक है, एक और कंडीशन बचा हुआ है जो मैग्नीट्यूड की बात करता है। अभी तो हमने डायरेक्शन देखा ना सिर्फ, अभी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो बच्चों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए या फिर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे फुलफिल कर पा रहा है इस दूसरे कंडीशन को। तो बच्चों जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना वो kx होता है, नहीं स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx होता है। और यहाँ x क्या है? तो हम इसको इलोंगेशन भी कह सकते हैं और हम इसको कॉम्प्रेशन भी कह सकते हैं। यानी अगर आप इसको x इलोंगेट करते हैं तब भी स्प्रिंग फोर्स kx ही लगेगा, और x कॉम्प्रेस्ड करते हैं तब भी स्प्रिंग फोर्स kx ही लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो देखें हम क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम इस k को हटा दें, k कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को हटाते ही ये जो इक्वालिटी का साइन है वो प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना ये स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ठीक है, और हम ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया? इसका मतलब है कि ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। नहीं, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि बच्चों फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर देना, अरे ये जो फोर्स है kx है, इसको अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपन एम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। नहीं, तो एम को आप नीचे लेके चले जाएं, सही है। अब देखें के तो कांस्टेंट था ही, मास भी तो कांस्टेंट है। अरे भाई ये पार्टिकल आगे पीछे कर रहा होगा तो क्या इसे इसका मास थोड़े बदल रहा होगा? तो इसका मास भी कांस्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों कांस्टेंट्स को हटा देंगे तो इक्वालिटी का साइन एक बार फिर से प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नहीं, तो इसका मतलब हुआ ना कि ये जो स्प्रिंग वाला सिचुएशन है दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग के केस में, ठीक है याद रखना बच्चों, स्प्रिंग के केस में जो ऑसिलेशन होता है वो SHM भी होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिएगा कि फोर्स एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट होना चाहिए, एंड फोर्स और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सही है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को ना कॉम्बाइन करके लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या फिर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। बात समझ आई? अब ये माइनस साइन क्या कह रहा है बच्चों? ये माइनस साइन कह रहा है कि फोर्स हो चाहे एक्सेलरेशन हो, उसका जो डायरेक्शन होगा, अरे नेगेटिव साइन डायरेक्शन को डिनोट करता है भाई, वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा। नहीं, मतलब माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और मैग्नीट्यूड में तो आपको दिख ही रहा होगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये रिलेशन लिखा जाता है, यही है कंडीशन फॉर SHM। बात समझ आई? चलिए कुछ और देखते हैं हम इसमें। अब एक काम करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हम इसको लेते हैं सिंस a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी लगाना चाहें, मतलब हम इज इक्वल टू का साइन लगाना चाहें, तो हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना। तो बच्चों इस केस में जो कांस्टेंट आता है वो आता है ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसे आता है वो तो जब हम प्रॉपरली इसको प्रूव करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे ओमेगा स्क्वायर और बाकी चीज़ों को आप रख दें, मतलब मिला जुला के ये आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपको इसको याद रखना होगा। SHM के कंडीशन में a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। अब दोनों साइड आप मास से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ma और ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। नहीं बच्चों, ma इज इक्वल टू फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसी m ओमेगा स्क्वायर को बच्चों हम k कहते हैं, इसी m ओमेगा स्क्वायर को हम k कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया kx। तो फोर्स के लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा, फोर्स जो आता है वो माइनस kx आता है। कोई डाउट है इसमें? चलिए
अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये जो ओमेगा होता है ना बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/T, और कैपिटल T है टाइम पीरियड, देखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर हमको ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता है ना, तो हम आराम से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं 2π/T करके। अच्छा बच्चों आप बताएं तो 1/टाइम पीरियड, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 2π/1/T, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 1/टाइम पीरियड को क्या हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये हो जाएगा 2π/ν। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/T भी होता है एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/ν भी होता है, आगे चल के खूब यूज़ होता है, ठीक है, इस रिलेशन का, ठीक है बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ये जो m⍵² है उसी की जगह पे हमने के रखा था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि m × ω² इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो k नीचे जाएगा और स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा, तो √k/m हो जाएगा, नहीं। और बच्चों यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं तो t को ऊपर लेके चले जाए, ओमेगा को नीचे लेके चले, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π/ω। बच्चों याद रखोगे, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/T, ये भी आपको याद रखना है, और t इज इक्वल्स टू 2π/ω, ये भी आपको याद रखना है। अरे एक याद रहेगा तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो 2π/ω। अब एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ 2π लिखा हमने, और डिवाइडेड बाई ओमेगा की जगह पे इसको रखेंगे, है ना बच्चों, यानी कुछ इस तरीके से आएगा ये k/m। अब यार ये डिवीजन वाली जो चीज़ है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो उलट के मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी यहाँ से हमको t इज इक्वल्स टू मिलने वाला है 2π√m/k। और बच्चों आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, इस बॉक्स में जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना SHM के लिए, वो सब इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि फोर्स जो होना चाहिए। अच्छा कोई पूछेगा कि बताओ SHM हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पता बच्चों हम क्या करते हैं, हम ना उस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, बात समझ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेस करने के बाद हम देखते हैं कि उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट को ऑपोजिट आ रहा है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेंगे, ठीक है। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट को ऑपोजिट होना चाहिए, ये माइनस साइन वही कह रहा है। और उसके बाद हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। अगर फोर्स जो है वो कुछ इस फॉर्म का आ गया, नहीं इस फॉर्म का आ गया, मान लें कि हमने x डिस्प्लेसमेंट कराया था, नहीं, और फोर्स इस फॉर्म का आ गया और इस फॉर्म में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो वही कांस्टेंट k की जगह पे आएगा ना बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो हम कह देंगे कि हाँ SHM हो रहा है। लेकिन मान लो गलती से हमने फोर्स निकाला और फोर्स कुछ इस तरीके का आ गया, सम कांस्टेंट इनटू x²। अब बताएं तो क्या ऑसिलेशन हो रहा होगा, मे बी, नहीं, लेकिन क्या SHM हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं आया है, 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² आ गया है, तो यहाँ कोई SHM नहीं हो रहा है। आई बात समझ में। तो कभी भी फोर्स का सम कांस्टेंट इनटू x का आना जरूरी है। अगर ये आ गया तो हम कह देंगे कि यहाँ पे SHM हो रहा है। बच्चों बात समझ आई, आप टेंशन ना ले, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना वैसे वैसे ये और ज़्यादा क्लियर होंगे। ये तो कुछ डेरिवेशंस थे, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी ढेर सारी चीज़ें हैं एनालाइज करने के लिए, तो उसको एनालाइज करते हैं, बढ़े आगे फिर। तो अभी हमने जो कुछ भी देखा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही तीनों था। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी लेकिन ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन -ω²x, फोर्स -kx एंड टाइम पीरियड। अगर आपसे पूछे तो टाइम पीरियड के लिए हम ये भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, k के टर्म में भी याद रखेंगे, ओमेगा के टर्म में भी याद रखेंगे, 2π/ω। अगर हमको k पता चल जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2π√m/k, और अगर हमको ओमेगा पता चल जाता है तो हम 2π/ω यूज कर लेंगे। सही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और देखते हैं, ठीक है। देखते हैं, सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x, सही है, इसको इधर लेके चले जाए तो a + ω² इज इक्वल टू 0, नहीं। अब बच्चों एक्सेलरेशन को क्या हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं, जल्दी बताएं। लिखा ही जाता है, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड प्लस ω² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस वेलोसिटी की जगह पे आपको ये गलती से थीटा ना दिख रहा हो, इसको ढंग से लिखते हैं ना,
इस वेलोसिटी की जगह पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी होता ही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये d/dt तो ऐसे ही रहेगा। वेलोसिटी की जगह पे हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को x से दिखा रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें बच्चों, क्या ये आपको डबल डिफरेंशिएशन नज़र नहीं आ रहा है? मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, फिर जो आंसर आया उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट किया गया, यही तो है डबल डिफरेंशिएशन। सीखा था हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, d2x/dt², ऐसे ही लिखा जाता है डबल डिफरेंशिएशन को, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों ये भी आपको याद रखना है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम बिल्कुल रटना है इसको, मतलब ये आपके जहन में होना चाहिए। हम तो तुरंत प्रूव कर सकते हैं ना, अगर हमको ये वाली चीज़ पता है तो कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 3-4 सेकंड का टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन आपको जहन में रखना है, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को, इसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है बच्चे। इसको क्या कहते हैं बताएं जल्दी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। और जब बच्चों इसको सॉल्व किया जाता है ना, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, कुछ इस टाइप का मिलता है, ठीक है। आप बिल्कुल मत घबराए कि अचानक से ये क्या आ गया, ठीक है ना। इसके बारे में, इस इक्वेशन के बारे में हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं जब हम AC वगैरह पढ़ रहे होंगे ना 12th क्लास में, समझ रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे लास्ट सेक्शन, सबसे लास्ट चैप्टर AC पढ़ रहे होंगे, खूब डिटेल में मैं बताऊंगा इसके बारे में। और वहाँ AC में ये भी मिलता है हमको, एक LC ऑसिलेशन नाम की चीज़ हमको पढ़ने को मिलेगी, वहाँ पे इस इक्वेशन को मैं आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये कहाँ से आया और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से आया ये तो हमको नहीं देखना है, क्या सिग्निफिकेंस है बच्चे ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, अभी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसका ग्राफ वगैरह भी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अभी मत घबराएं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हो गया आपका एक नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है, SHM का। तो बच्चों अब हम मेरे ख्याल से, अच्छा ये A क्या है एक बार इसको देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझ आ रही है। A जो है ना, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नहीं, जैसे मान लें कि ये हमने x इज इक्वल्स टू 0 से इसको खींच के, आपको याद होगा x इज इक्वल्स टू a तक लेके आए थे, ठीक है। तो जब हम इसको छोड़ देंगे तो वापस ये कहाँ तक जाएगा, x इज इक्वल्स टू -a तक जाएगा, समझ रहे हैं आप, -a तक जाएगा। तो ये इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा ना बच्चों। तो देखें, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर भी a है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर भी a है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो यही है ना, ये माइनस साइन तो बस डायरेक्शन बता रहा है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन बोले या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बोले, बात बराबर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई बात समझ में। तो मेरे ख्याल से अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना डेटा हमारे लिए काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों चीज़ों का मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक तो लीनियर मूवमेंट इस तरीके से, और एक होता है एंगुलर मूवमेंट इस तरीके से, ठीक है। एंगुलर मूवमेंट था ये मेरा, ठीक उसी तरीके से SHM भी हम दो तरीके का देखते हैं। एक देखते हैं हम लीनियर SHM, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दूसरा होता है एंगुलर SHM, सही है। अब चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि लीनियर SHM और एंगुलर SHM कैसा दिखता होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग ब्लॉक वाला ही सिस्टम ले लेते हैं। तो मान लें कि ये स्प्रिंग है और ये है आपका ब्लॉक, ये जो आपको लॉक दिख रहा है आप उसको ब्लॉक समझ लें, ठीक है, लॉक में बी लगा के ब्लॉक बना लें। तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी दिख रहा होगा, यही तो है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, रेस्ट में है ये। अब एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा खींच के छोड़ देते हैं। तो आप जानते हैं स्प्रिंग के केस में अगर इलोंगेट करके छोड़ देंगे तो ये SHM करता है, देखा है आप लोगों ने। तो देखते हैं, तो जैसे ही हम इसको बच्चे छोड़ेंगे तो देखें ऊपर नीचे जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाकर रुका थोड़े ना था। एक मिनट फिर से देखते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन से चला जाएगा ऊपर, ठीक है।
तो ऊपर चला गया यहाँ तक, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, काफ़ी देर के बाद आप देखेंगे तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये थोड़ी देर के बाद तो रुक जा रहा है, तो इसलिए रुक जा रहा है क्योंकि आसपास में एयर है ना, एयर भी इस पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा रहा होगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल वैक्यूम में जाके करते हैं ना, और ये स्प्रिंग बिल्कुल आइडियल स्प्रिंग होता है, तो ये कभी नहीं रुकता, ये सारी ज़िंदगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। तो बच्चों ये जो लॉग का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके का लीनियर एसएचएम है। आई बात समझ में? अब अगर एंगुलर एसएचएम की बात की जाए, एंगुलर एसएचएम की बात की जाए तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इस सिंपल पेंडुलम को इस धागे के साथ कंसीडर करेंगे, क्योंकि एंगल सबटेंड ये धागा ही करेगा, ये पार्टिकल थोड़े करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो क्या, अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा रहा, ये वाला रहा, लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो देखिए ये धागा एंगल में मूव कर रहा है ना, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा, मान ली इधर 10 डिग्री, फिर इधर 10 डिग्री, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके का एंगुलर एसएचएम है, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं लीनियर और एंगुलर एसएचएम को कंपेयर करके। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लीनियर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एक्स से, तो यहाँ पे आता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नहीं, और इसको डिनोट करेंगे हम थीटा से, सही है। अच्छा बच्चों, और लीनियर मोशन में है ना, जो आपका एक्सेलरेशन होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर मोशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इसके एक्सेलरेशन को बच्चों हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, नहीं, तो उसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों ये भी याद रखना कि इसमें जो रोल मास प्ले करता है ना, मास जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोशन में वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको याद होगा हम आई से डिनोट किया करते थे, रोटेशन नाम के चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में। अगर मान ले कि आप भूल गए हैं या आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं घबराएं, 1-2 दिन के अंदर में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो रोटेशन पे भी बना दूंगा, जिसमें आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, इन सब का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें जो रोल बच्चों फोर्स प्ले करता है ना, फोर्स जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, इसमें वही रोल टॉर्क प्ले करता है, टॉर्क जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो F = ma होता है, नहीं, तो यहाँ पे देखा जाए ना तो टाउ = आप बताएं तो जल्दी, फोर्स की जगह पे तो हमने टॉर्क लिख दिया, अब m की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो m की जगह पे I लिखेंगे, और a की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ऑब्वियसली हम अल्फा लिखेंगे। आई बात समझ में? तो इसमें जो हम लोग लीनियर मोशन में जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वो होता है F = ma, लेकिन एंगुलर मोशन में हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो होता है टॉर्क = I × अल्फा। तो याद रखेंगे आप ये। चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं और हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना कंपैरिजन काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं SHM के ऊपर। हम बात करते हैं फॉर लीनियर SHM ना, और लीनियर SHM के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो -ω² होता है ना बच्चों, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे फॉर एंगुलर SHM की बात करें तो जो मतलब लीनियर में a होता है लेकिन एंगुलर में तो अल्फा आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ओमेगा ये तो कांस्टेंट था, दोनों में सेम तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी ω², वहाँ भी ω², और यहाँ x था लेकिन यहाँ पे थीटा आएगा, x की जगह पे थीटा यूज़ करेंगे हम, बहुत सिंपल है ये। चलिए एक और काम करते हैं, दोनों साइड हमने आपको याद है मास से मल्टीप्लाई किया था, तो लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ma = -m⍵²x, तो यहाँ दोनों साइड हम I से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो रोल इधर मास प्ले करता है वही रोल इधर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो I × अल्फा = है ना बच्चों -I × ω²θ। कुछ समझ आया? अब एक बात बताएं, इसको हमने क्या लिखा था, फोर्स लिखा था ना, माइनस इसको हम लिख देते हैं k, ठीक है, और ये आ गया आपका x, लेकिन यहाँ पे I × अल्फा जो है वो टॉर्क आएगा, टॉर्क = फिर इसको हम k लिख देंगे, k ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा। समझ आई बात आपको? तो देखें यहाँ क्या हो रहा है ना, एक काम करते बच्चों, इस वाली जगह को ना अभी हम इसी के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि m⍵² की जगह पे हमने k लिखा है, ठीक है।
तो हम लिख सकते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, नहीं, और यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट k बाई एम आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे i इंटू ओमेगा स्क्वायर को हमने k लिखा है, यानी कि i इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, तो यहाँ से अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट k बाई आई आएगा। आना भी चाहिए बच्चों, नहीं, सेम चीज़ है। जो रोल इधर मास प्ले करेगा वही रोल इधर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करेगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर इधर हम टाइम पीरियड निकालें बच्चों, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई और नीचे ओमेगा रखना है ना, इसको रखना है, तो उलट के मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट m बाई के। याद किया था हम लोगों ने, लेकिन इसमें टाइम पीरियड कितना आएगा जल्दी से बता दे तो आप, इसमें टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझ लो इसको, क्योंकि लीनियर एसएचएम से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगुलर एसएचएम है 12th क्लास के लिए। आपको दो जगह मिलने वाला है। एक, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के देखेंगे, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाल के छोड़ देना तो उसका एंगुलर एसएचएम होता है, और एक मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में जब डालेंगे तो फिर उसका एंगुलर एसएचएम होता है। नहीं, ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस पे, तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, ठीक है, सिंपल चीज़ है। देखते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई और ओमेगा की जगह इस चीज़ को उलट के मल्टीप्लाई कर दे, यानी अंडर रूट आई बाई के। आप बताएं कि ये बहुत टफ है क्या? बहुत टफ है क्या? ये तो हमको पहले से याद था कि लीनियर एसएचएम में जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट m बाई के होता है, तो इसमें 2 पाई अंडर रूट आई बाई के होगा। आई बात समझ में, आई बाई के हो जाएगा, ठीक है, आई बाई के हो जाएगा, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इसको अगर हम इधर लेके चले जाएं, तो आपको याद आ रहा होगा कि एक इक्वेशन हमने लिखा था कि d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। याद आया? तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा आपका d2x की जगह पे तो थीटा आएगा ना, d2 थीटा डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर ऐसे, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। एकदम कॉपी पेस्ट, बस x की जगह पे हमने थीटा रख दिया, ठीक है। और बच्चों क्या है ना कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये मैंने कहा था ना कि जब हम लोग AC वगैरह पढ़ेंगे तो एक बार फिर से हमको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको वहाँ पे याद भी दिलाऊंगा। अब इसको हम सॉल्व करते थे तो x इज इक्वल्स टू मिलता था a साइन ओमेगा t प्लस फाई ना, और ये होता था मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बात समझ रहे हैं? ये होता था मैक्सिमम लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो ये देखें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x मिला था, तो यहाँ हमको थीटा मिलने वाला है, तो कुछ थीटा नॉट ले लेते हैं, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। और ये जो थीटा नॉट है, इस थीटा नॉट को हम कह सकते हैं कि ये है आपका मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन का मतलब बच्चों वही इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। नहीं, जैसे मान लें कि इसको हमने यहाँ ला के छोड़ा है, ठीक है, तो अभी वर्टिकल से, मैंने मीन पोजीशन यही था ना, मीन पोजीशन से ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है ना, उसी को हम थीटा नॉट बोलेंगे, क्योंकि जब हम इसको छोड़ेंगे ना बच्चों तो इधर भी वो थीटा नॉट जाएगा, फिर थीटा नॉट, 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 तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट ही हो रहा है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे। बात समझ आई? तो आपको अगर ये याद रहेगा ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा, बस आप चीज़ों को रिप्लेस कर दें, x को थीटा से, a को अल्फा से, है ना, और f को टॉर्क से, m को I से, सारी चीज़ें सेम है बाकी, ठीक है। अच्छा एक और बात है, इसमें k होता क्या है, तो आप टोटल फोर्स निकालेंगे, बात समझ रहे हैं, नेट फोर्स निकालेंगे, तो x के अलावा आपको जो कुछ दिखाई देगा, अरे ये माइनस साइन तो खैर डायरेक्शन बता रहा है, इसको कंसिडर ना करें, नहीं, फोर्स का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो x के अलावा जो कुछ भी दिखाई देगा वही है आपका k, जो कुछ भी दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या है, तो आप टोटल टॉर्क निकालें, तो थीटा के अलावा आपको जो कुछ भी दिखाई देगा वही k होगा, ठीक है। तो चलिए हम दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो हम बढ़े आगे बच्चों हम सिंपल पेंडुलम का केस लेते हैं एज लीनियर एसएचएम। तो आप बोलेंगे कि सर इसका लीनियर एसएचएम थोड़े हो रहा है, इसका तो एंगुलर एसएचएम हो रहा है ना। लेकिन बच्चों आप इस धागे को कंसीडर ना करके अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर करें तो एक पार्टिकल है, ठीक है, और इसको भी
हम बहुत ही छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दें तो बच्चों ये ऐसे 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 करता रहेगा, बात समझ रहे? तो लगभग इसका जो मोशन है ना हम उसको लीनियर मान सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लें कि एक सिंपल पेंडुलम हमने लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो अगर हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो वो कुछ ऐसा जाएगा ना, तो ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है ये तो सर्कुलर होता है। तो आप बोलेंगे कि सर हम इसको लीनियर थोड़े मान सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर आप एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, मान लें कि मीन पोजीशन से हमने बस हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो लगभग ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है क्या? अरे लगभग स्ट्रेट दिख रहा है नहीं। किसी भी कर्व का अगर आप बड़ा सा सेक्शन देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, वो कर्व्ड दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा सेक्शन देखें ना तो लगभग ये स्ट्रेट दिख रहा है ना बच्चों? हमको हमारा अर्थ जो है वो फ्लैट दिखता है, हमको थोड़े गोल दिखता है। क्यों? क्योंकि हम अर्थ का एक बहुत ही छोटा सा सेक्शन देख रहे हैं। लेकिन वही अगर हम जाके स्पेस से अपने अर्थ को देखेंगे तो हमको गोल दिखाई देगा, क्योंकि अर्थ का हम बड़ा सा सेक्शन देख रहे होंगे नहीं। तो सिंपल पेंडुलम लीनियर एसएचएम कब करेगा? जब हम सिर्फ इस बॉब को कंसीडर करें, समझ रहे हैं? दिख रहा है? बॉब को कंसीडर करें और हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दें। तो देख रहे हैं बच्चों ये ऐसे आगे पीछे करेगा ना, तो लगभग हम इसका जो मोशन है उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। हाँ, बड़े से ऑसिलेशन के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मानेंगे, लेकिन छोटे से ऑसिलेशन के लिए तो स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं ना, छोटे से ऑसिलेशन के लिए, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको हम। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक सिंपल पेंडुलम लिया। चलिए काम करते हैं, इसको डॉट से दिखा देते हैं, ठीक है? सिंपल पेंडुलम लिया और इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस करके चलिए हम यहाँ लेके आ गए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। अरे ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको बहुत छोटा मान के चले। अगर हम इसको थीटा ले लें तो यहाँ थीटा जो है ना टेंस टू 0 है, बहुत ही छोटा है। अदरवाइज हम कभी भी इस वाले पाथ को स्ट्रेट लाइन मार ही नहीं पाएंगे, नहीं। तो चूँकि ये बहुत छोटा है तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम इसको छोड़ेंगे बच्चों तो वो इधर ही जाएगा ना, ठीक है? तो देखते हैं कि इस डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ कर लें। तो ये रहा आपका mg, नहीं, इधर रहेगा आपका टेंशन। और अगर बच्चों ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा। इज इट क्लियर? अब mg के दो कॉम्पोनेंट्स तोड़े। एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, थीटा की तरफ घूम के जब हम कॉम्पोनेंट तोड़ते हैं mg cos थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आएगा और वो होगा आपका mg sin थीटा, नहीं। और इस डिस्प्लेसमेंट को चलिए हम x कह देते हैं। मान लें कि इस बॉब को हमने x डिस्प्लेस किया है। अरे लीनियर एसएचएम में यही इंपॉर्टेंट होगा ना, ये वाला थोड़े इंपॉर्टेंट होगा। अब बात समझ रहे हैं? तो हमने x डिस्प्लेस किया है। अब देखिए बच्चों, ये जो टेंशन और ये जो mg cos थीटा है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आमने सामने है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। अरे बात समझ रहे हैं? वेलोसिटी 0 है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी 0 आएगा। यानी इस पे सेंटर के अलोंग, तो बच्चों सेंटर यहीं पे है ना, सेंटर के अलोंग जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 0 लग रहा होगा। तो नेट फोर्स 0 कब होगा? जब टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो हम लिख सकते हैं कि हियर टेंशन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। बात समझ आई? तो सिर्फ एक ही फोर्स बच गया, कौन सा? mg sin थीटा, नहीं। अब आप बताएं, इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है क्या वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है? पहला कंडीशन फुलफिल करना चाहिए इसको, तो हाँ है। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमने इधर किया है और इस पे लगने वाला नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अभी दूसरा कंडीशन, क्या ये जो नेट फोर्स है वो इस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो बच्चों अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। नेट फोर्स F इज इक्वल टू आया कितना है? तो mg sin थीटा आया है। और बच्चों हम जानते हैं कि अगर थीटा टेंस टू 0 होता है तो हम sin थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं, याद है? अरे देखा था हम लोगों ने। तो sin थीटा की जगह पे हम सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें देखी थी यार। थीटा अगर बहुत छोटा रहे ना तो साइन थीटा की जगह पे आप थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह पे भी आप खाली थीटा लिख सकते हैं, और मन करे तो साइन थीटा की जगह पे आप टेन थीटा। खूब यूज होता है, खूब मिलेगा आगे चल के, है ना? तो चलिए देखिए यहीं पे मिल गया हमको। तो हम लिखेंगे कि सिंस थीटा टेंस टू 0, तो बताएं एफ इज इक्वल टू आप कितना लिखेंगे? थीटा अगर बहुत कम है, अरे थीटा कम रहेगा तभी हम इसको लीनियर एसएचएम कह सकते हैं।
ठीक है। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा mg, और बच्चों साइन थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा, नहीं सिर्फ थीटा। अब इस धागे का जो लेंथ है ना बच्चों, चलिए हम उसको L ले लेते हैं, ठीक है, और इसका जो मास है उसको हम ले लेते हैं m, ठीक है। तो आप जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होता है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था ये। अगर हम इसको थीटा कह दें, इसको हम L कह दें और इसको R कह दें, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो यहाँ पे बताए तो थीटा इज इक्वल टू L की जगह पे तो ये वाली चीज़ आएगी ना, और इस चीज़ को हमने x कहा है, बात समझ रहे हैं, इस चीज़ को हमने x कहा है। तो L की जगह पे हम लिखने वाले हैं x, और R की जगह पे हम लिखने वाले हैं L, यानी L बाई आर की जगह पे आएगा x बाई L, है ना बच्चों। L की जगह पे ये, R की जगह पे ये, तो F इज इक्वल टू आ गया mg, है ना, और इसकी जगह पे आ गया x डिवाइडेड बाई L। कुछ समझ में आया। अभी अगर आप फोर्स को लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, mg डिवाइडेड बाई L इंटू एक्स। जल्दी से बताएं, क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया? तो हाँ, क्योंकि m भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट और L भी कांस्टेंट। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ SHM हो रहा है। तो याद रखना बच्चों, ये SHM कब कंसीडर किया जाएगा? जब थीटा बहुत ही छोटा रहेगा, यानी ये वाला जो बॉब है वो लीनियर SHM कब करेगा? जब बहुत ही छोटे से एंगल से डिस्प्लेस करा के आप इसको छोड़ेंगे तो। बात समझ रहे हैं? अगर बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा के छोड़ देंगे तो हम इसको ऑसिलेशन तो कह सकते हैं, लेकिन SHM नहीं बोलेंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि बड़े से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस साइन थीटा को थीटा थोड़े लिख पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये जब जीरो था तब हमने साइन थीटा की जगह पे थीटा लिखा था और हमको ये मिला था, ठीक है। तो बड़े से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, ऑसिलेशन तो होगा लेकिन SHM नहीं होगा। अब मुझको जल्दी से बता दें, आप जल्दी से बता दे तो k की जगह पे कितना आया है? तो फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स होता है ना, तो k की जगह पे आया है mg डिवाइडेड बाई L। और अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k, यही होता है बच्चों। अभी देखा था हम लोगों ने, आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं, ये प्रूफ हुआ था 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ठीक है। तो चलिए k की जगह पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m की जगह m और k की जगह mg डिवाइडेड बाई L करेंगे ना बच्चों, हैं। चलिए लिख ही लेते, क्या दिक्कत है। और ये L कूद के चला जाएगा ऊपर, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 2 पाई अंडर रूट L, तो ऊपर चला गया ना L बाई जी। देखा आपने, हो गया प्रूफ ये। और पढ़ा भी था आप लोगों ने कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो एक बात लेकिन आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, कि ये टाइम पीरियड हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही छोटा होगा, थीटा टेंस टू 0 होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सिंपल पेंडुलम को ही देखेंगे, लेकिन फॉर एंगुलर SHM, ठीक है, सिंपल पेंडुलम फॉर एंगुलर SHM। तब देखते हैं कि टाइम पीरियड कितना आता है। मिटा दूं इसको मैं बच्चों। एंगुलर SHM के लिए हम इस धागे को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये धागा ही एंगल सबटेंड करता है। अरे ये सिर्फ बॉब थोड़े एंगल सबटेंड करेगा, धागा एंगल सबटेंड करे, ठीक है। तो देखते हैं, लीनियर SHM में हमने फोर्स निकाला था, एंगुलर SHM में हम टॉर्क निकालेंगे। और बच्चों अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और आपने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है, ठोक दिया है, कील ठोक दिया है यहाँ पे, समझ रहे हैं, और आप इस डायरेक्शन में मान ले फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा ना। यहाँ तो आपने ठोक रखा है, तो इधर खींचेंगे तो ये रोटेट करेगा। बच्चों सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा। चलिए हम इस चौक को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ हमने इसको फिक्स कर दिया है और हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन में फोर्स लगा तो देख रहे हैं ये रोटेट कर रहा है कि नहीं? अरे रोटेट कर रहा है ना, तो ये रोटेट कर रहा है। तो बच्चों कोई भी चीज़ तभी रोटेट करती है ना जब उस पर टॉर्क लग रहा होता है, बिना टॉर्क के वो रोटेट नहीं कर सकता है, अगर शुरू में वो रेस्ट में है तो। सुन रहे हैं? तो टॉर्क जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, हम निकालते कैसे हैं? तो बच्चों जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, उसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालेंगे। नहीं देखिए, आप घबराएं नहीं, टॉर्क के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, ये क्या है, कहाँ से आता है, ठीक है, बहुत डिटेल में एक स्पेशल लेक्चर में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, अगर इस पॉइंट को O कह दिया हमने तो टॉर्क के अबाउट पॉइंट O, ठीक है। यहाँ से आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट के लिए जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है, ठीक है, उसको चलिए हम लोग कह देते हैं R, और R और F के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अरे बच्चों यार, इसको हम अगर सीधे लेके जाएं
ठीक है। तो ये हो गया आर, ये हो गया एफ, यही रहा ना इन दोनों के बीच का एंगल, और ये खूब डिटेल में हमने देखा था वेक्टर्स में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में, ठीक है। तो आप जाके देख लेंगे अगर आपको याद ना आ रहा हो तो। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखें, टॉर्क जो होगा वो आर एफ साइन थीटा होगा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा, याद रखोगे। एक बार फिर से बोलो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। और रही बात टॉर्क के डायरेक्शन की, तो यहाँ डायरेक्शन जो है ना, आप काम चलाने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ लीजिएगा। जैसे ये फोर्स जो है इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिएगा कि टॉर्क का जो डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, टॉर्क का डायरेक्शन हम बाहर लेंगे, लेकिन आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। वही फोर्स इधर ना लग के बच्चों अगर इधर लग रहा होता तो आप बताएं तो ये वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाता ना, ठीक है। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इस पे दो फोर्सेस लग रही है, एक नीचे की तरफ लग रहा है mg और एक इधर की तरफ लग रहा है टेंशन, नहीं। और बच्चों r, ठीक है, r तो यही होगा ना। अरे ये जो रोटेट करेगा इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो r आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इसी को ना ड्रॉ करेंगे, यही ना होगा आपका r बच्चों, ठीक है। यही होगा आपका r। चलिए इसको मिटा के हम इसको r लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको वेक्टर नज़र आ रहा है यही है वेक्टर r, नहीं, और जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली l है। इस वेक्टर r का जो लेंथ है वो l है, धागे का लेंथ l है, ठीक है। अब हम टॉर्क लिखते हैं, टोटल टॉर्क लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस टेंशन का टॉर्क लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं हम, आर एफ साइन थीटा। r की जगह पे तो हम l लिखेंगे, फोर्स की जगह पे कितना टेंशन आएगा, और साइन थीटा की जगह पे कितना आएगा बच्चों। तो ये देखिए r इधर है ना, r इधर है और टेंशन इधर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ऑपोजिट का मतलब 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री आ गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसको मिटा दूं मैं आपको बता दूं कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना, साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, आपको पता भी होगा। तो ये हो गया 0, लेकिन अभी इसका भी तो टॉर्क लिखना होगा। तो बच्चों अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। अब ध्यान से देखें, r और mg के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो लिखें आर एफ साइन थीटा। तो r की जगह पे हम लिखने वाले हैं l, r की जगह पे l, f की जगह पे कितना लिखेंगे, mg। अरे हमने इस टेंशन का टॉर्क देख लिया, वो 0 आ रहा है, अब इस mg का भी तो टॉर्क देखेंगे, ठीक है। r की जगह पे l, f की जगह पे mg, तो आप लिख लें यहाँ पे बच्चों mg, और उसके बाद साइन r और f के बीच का एंगल यही है, थीटा, है ना बच्चों। देखिए ये r, इस r को अगर आप लेके आते हैं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो r और f के बीच का एंगल थीटा, तो आप यहाँ पे लिख दें थीटा। तो देखिए टॉर्क जो है वो कितना आ रहा है, टॉर्क आ रहा है आपका एल एम जी और साइन थीटा, है ना, एल एम जी साइन थीटा। अब हम दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे कि क्या टॉर्क जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए आराम से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने किधर कराया है, किस डायरेक्शन में कराया है, तो बच्चों आपने एंटी क्लॉकवाइज कराया है, जल्दी बोलें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने एंटी क्लॉकवाइज कराया है, और टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप बताएं तो जल्दी। ये वाला जो फोर्स है वो इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अगर हम इसको छोड़ दें तो वो इसको किधर लेके जाएगा, तो इधर लेके आएगा ना। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने कराया है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो फोर्स है उसका जो टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो देखा आपने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज। फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखें, सही है। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, है ना बच्चों। अरे हमको ये चेक करना है, टाउ शुड बी माइनस ऑफ के इंटू थीटा, ये होना चाहिए। तो नेगेटिव डायरेक्शन को तो हमने चेक कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट इधर और टॉर्क इधर, ठीक है। चलिए अब हमको ये चेक करना है कि क्या टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। टॉर्क साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ पे हमको सिर्फ थीटा चाहिए। तो हम क्या करें, हम लिखेंगे कि इफ़ थीटा टेंस टू 0, अगर थीटा टेंस टू 0 है तो टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एल एम जी, और साइन थीटा की जगह पे हम सिंपल थीटा भी रख सकते हैं। अरे
थीटा बहुत छोटा रहेगा, साइन थीटा की जगह पे थीटा रख देंगे। अब जाके SHM हो रहा है बच्चों, यहाँ पे SHM नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि SHM हो रहा है, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि k की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, तो थीटा के बगल में जो कुछ भी है वही k है, यानी कि Lmg जो है वही है आपके k की जगह पे। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m/k तब होता है जब हम लीनियर SHM की बात कर रहे होते हैं, लेकिन एंगुलर SHM में m की जगह पे तो हम i रखते हैं ना, तो i डिवाइडेड बाई k, और k की जगह पे चलिए अब फिलहाल के लिए k ही रखते हैं, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट i की जगह पे, यानी इस पॉइंट के अबाउट नहीं, ये m मास का एक बॉब है और इस धागे का मास हम नेग्लेजिबल मान के चल रहे हैं। धागा जो है वो नेग्लेजिबल मास का है। जैसे मान लें कि इसके रेस्पेक्ट में इसका जो मास आएगा वो नेग्लेजिबल ही होगा, नहीं तो जो भी मास है वो सिर्फ इसी के पास है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और बच्चों आप ये याद रखना कि किसी r डिस्टेंस पे अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। डिटेल में आगे चल के देखेंगे, फिलहाल याद रखना mr²। ठीक है, तो ये जो m मास है वो कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, l डिस्टेंस पे पड़ा है, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ml² आएगा। तो हम लिखेंगे ml² डिवाइडेड बाई k की जगह पे आ जाएगा lmg। आया lmg। अब ये देखे ध्यान से, m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट l/g। आना भी चाहिए बच्चों, अरे पेंडुलम तो वही है ना, आप उसके बॉब का लीनियर SHM कंसीडर करें चाहे उसके धागे का एंगुलर SHM कंसीडर करें, है कि नहीं। अगर SHM है तो टाइम पीरियड सेम ही आना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपने लीनियर SHM मान के भी अगर सॉल्व किया था तो आंसर 2 पाई अंडर रूट l/g आया था, और एंगुलर SHM मान के भी जब आपने सॉल्व करा तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट l/g ही आया। तो देखो क्या है कि इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस हमने समझा है, ठीक है, कि कैसे एंगुलर SHM वाले सिचुएशन को हम डील करते हैं। ठीक है, और जब रही बात टॉर्क मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने आपसे कहा है कि मैं एक स्पेशल लेक्चर लूँगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया हमको मिला SHM के बारे में। तो जब अब हम ये हमको 12th क्लास में मिलेगा और मैं ये सारी चीज़ें आपको याद दिलाऊंगा, तो आप बिल्कुल मत घबराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।